हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी डिकोडेड सिलेबस की। यानी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यूपीएससी का पूरा सिलेबस डिकोडेड करके समझना है। यानी यूपीएससी जितने भी टॉपिक हैं आपको उनको बाय हार्ट याद होना चाहिए, सो दैट जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो तो आपको वो टॉपिक, वो पॉइंट अपने सिलेबस से रिलेट करके पढ़ सकें। इसलिए ज़रूरी होता है सबसे पहला कि आपको सिलेबस को अच्छे से याद होना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा बना रहता है कि क्या सच में यूपीएससी इतना टफ है जितना सब लोग मानते हैं। जो मिथक बना हुआ है सोसाइटी में, देश में, कि सबसे वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, क्या सच में ऐसा है? उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का। यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि सच में यूपीएससी टफ है या आसान है, राइट। और ये भी सच है कि जितने भी एस्पिरेंट्स, जो भी टॉपर्स रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले काम यही किया है कि यूपीएससी का सिलेबस जो दिया गया है यूपीएससी के कमीशन का, उसका उन्होंने बाय हार्ट याद रखा है और उसको कोलेट करने की कोशिश किया है उन हर टॉपिक से जो वो पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमको यही काम करना है कि अपने सिलेबस को उठाना है, उसको 2, 3, 4 पेज में लिख करके जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसके ठीक सामने उसको चिपका देना है और रोज़ कोशिश करना है उसे पढ़ने की, एक बार एक नज़र देखने की। तभी आपको ये चीज़ें जहन में, आपके माइंड में बनी रहेंगी और जब कभी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें उसको कोरिलेट कर ले जाएंगी। ठीक है, चलते हैं, देरी ना करते हुए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना सिलेबस। क्या है हमारा सिलेबस यूपीएससी का? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्टकट में कि सिलेबस क्या हमारा है, यूपीएससी का क्या पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको पता है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरण में होता है। फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम होता है, सेकंड स्टेज मेंस का होता है और थर्ड स्टेज जो होता है वो आपका इंटरव्यू का होता है। ठीक है, ये सबको पता है। तो प्रीलिम जो होते हैं ये 2 पेपर में होता है डिवाइडेड। जीएस फर्स्ट पेपर होता है जो 200 मार्क का होता है और इसके लिए भी 2 घंटे टाइम होता है। ठीक है, 2 आवर्स होता है, 200 नंबर का होता है। सेकेंड पेपर जो होता है सीसैट का, ठीक है, ये भी 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का इसका भी टाइम होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। 80 क्वेश्चंस होते हैं सीसैट में और जीएस के फर्स्ट पेपर में होते हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, इन सब की मेरिट बनती है जब आप पहले क्वालिफाई कर ले जाते हैं प्रीलिम को, तब इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आता है मेंस, राइट। अब प्रीलिम में अलग अलग कट ऑफ बनता है, हर साल का अलग कट ऑफ होता है। तो मान के चलिए कि अगर आपका कैटेगरी वाइज बनता है, तो अगर मान लीजिए आपका ओबीसी है, जनरल है, एससी, जो भी सबका अलग अलग होता है, तो मान लीजिए फिर भी आपका अगर 48 से लेके 40 या 50 तक 50 क्वेश्चंस आपके सही हैं माइनस मार्किंग करने के बावजूद भी, तो आपका प्रीलिम क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरिट जाती है। तो अगर आपने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया तो आपका सेकंड स्टेज आता है मेंस का। मेंस में आने से पहले सबसे पहले आपको देना होता है 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, क्वालिफाइंग में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपका पेपर ए, यानी फर्स्ट पेपर जो 300 नंबर का होता है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज का मतलब अगर आप जैसे जो भी भाषाएँ हैं इंडिया की, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, जो भी भाषा में आप, पंजाबी है, मराठी है, जो भी इंडियन लैंग्वेज हैं, ठीक है, उसमें आप अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसमें एग्ज़ाम देंगे, राइट। फिर उसके बाद आते हैं आप सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर जो इंग्लिश का होता है दैट इज़ कंपलसरी, 300 नंबर का ये भी होता है और 3 घंटे का ये भी है, 3 घंटे का ये भी था। ठीक है, तो ये 6 घंटे का पेपर हो गया आपका, एक ही दिन में होता है और इसमें आपको दोनों पेपर में क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है, यानी 33% लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, इतना, इसका मतलब कि 300 नंबर का है तो मान चले कि 100 नंबर आपको फर्स्ट पेपर में और 100 नंबर ही सेकंड पेपर में आपके होने चाहिए। ठीक है, जब आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तभी आपकी सारी और जो कापियां हैं मेंस की वो चेक होती हैं, ऐसा माना जाता है, राइट। चलते हैं फिर, अब ये जब क्वालिफाइंग पेपर हो गया, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, एस्से पे। अगला पेपर हमारा होता है एस्से का। एस्से में 2 एस्से होते हैं। ठीक है, 250 नंबर का ये भी होता है, 3 घंटे का ये भी पेपर होता है 250 नंबर में और 125 के 2 पेपर होते हैं, राइट। एक एक एस्से लिखना होता है इसमें और एस्से सब अलग अलग टॉपिक से होते हैं, अलग अलग। एक होता है आपका विजनरी होता है और एक कह सकते हैं कि जो चीज़ें एक इनविजनरी होता है। ठीक है, 2 तरह के पेपर होते हैं इसमें, जिसमें से आपको एक पे 1000 वर्ड्स में लिखना होता है। तो 250 नंबर में हो गया आपका
एसए पेपर, ठीक है, ये क्वालिफाई होगा, ये क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि इसका जो नंबर है वो आपकी मार्कशीट में ऐड होगा, ठीक है, 250 नंबर का ये हो गया। फिर हम आगे आते हैं तो 1000 मार्क्स के होते हैं जीएस। तो जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 पेपर होते हैं जीएस में, ठीक है। जो हम प्रीलिम में पढ़ते हैं वही चीज़ें अब यहाँ पे रिटन होती हैं ऑलमोस्ट उसमें से, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट पेपर जो होता है यानी जिसको हम सेकंड कह रहे हैं इस नंबर में, तो ये होता है 250 नंबर का जीएस फर्स्ट पेपर, और इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम अलॉट होता है। 3 घंटे में आपको 250 नंबर के क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें होता है हिस्ट्री होता है, आर्ट कल्चर होता है, जियोग्राफी होता है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का, सोसाइटी या सोशल इश्यूज़, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके जीएस फर्स्ट पेपर में, ठीक है। 250 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर होता है ये। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड पेपर जो होता है हमारा जीएस का, उसमें क्या क्या होते हैं? इंडियन पॉलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नेंस होता है, सोशल जस्टिस और आईआर होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे भी होते हैं सेकंड पेपर में। इसका भी मार्क जो था 250 नंबर का होता है और इसमें 3 घंटे के टाइम इसको भी अलॉट किए गए हैं, राइट। सेकेंड पेपर हो गया ये। थर्ड पेपर जो होता है आपका, ये भी 250 नंबर का होता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये 4 टॉपिक इसमें भी हैं इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर थर्ड में आते हैं। ये भी 250 नंबर का है और इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम अलॉट होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा फोर्थ जो पेपर होता है जीएस का, ये होता है एथिक्स का। एथिक्स के लिए भी 250 नंबर के होते हैं पेपर और ये भी आपका 3 घंटे का टाइम दिया जाता है इसके लिए भी। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं मेनली, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर की। यानी अब तक आपने समझ लिया क्या? आपने समझा, प्रीलिम क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद मेंस में गए, मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मेंस में 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब पासिंग मार्क केवल चाहिए आपको, ठीक है। जीएस फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट पेपर जो इंडियन लैंग्वेज, जैसे हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, इधर से नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, हिंदी भाषा को चूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो साउथ लैंग्वेज हम चूज करते हैं। जो भी हमारे शेड्यूल में दिया गया है वो सब भाषाएं वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश कंपलसरी है, सबको इंग्लिश लेना ही लेना है। 300 नंबर का होता है, 3 घंटे का, ठीक है। तो इसको जब क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपकी बाकी सारी कापियाँ चेक होती हैं। इसके बाद हम आते हैं जो नंबर अब आपके मार्कशीट में ऐड होते हैं उस पर बात करते हैं। तो आपका पहला मिला था आपका एसए 250 नंबर का होता है, ठीक है, ये भी ऐड होगा नंबर। इसके बाद जीएस जो 4 पेपर आपके 1000 ये भी आपके मार्कशीट में ऐड होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है, ये 500 नंबर का होता है। ये भी 2 पेपर में डिवाइड होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, 2 पेपर में डिवाइड होता है। 250 नंबर के होते हैं। सेम टाइम इसके लिए भी मिलता है, 3 घंटे 3 घंटे, ठीक है। तो ये ऑप्शनल आपको जो भाषाएं दी होती हैं उनसे चूज कर लेना होता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट दिए होते हैं उनसे आपको चूज करना होता है, राइट। तो अभी आगे हम बात करेंगे सो डिटेल में। अभी मैं आपको ये ब्रीफ बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन, कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि क्या पैटर्न यूपीएससी का है, राइट। इसको 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार देखिए इसको, बल्कि कोशिश करिए कि इसको पेज पे लिख करके जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए और इसको डेली कोशिश करिए देखने की, और इसको बाय हार्ट याद होना, कौन सब्जेक्ट किस पेपर में है आपको याद होना ही चाहिए, ओके। फिर हम आगे आते हैं, लास्ट में हमारा आता है इंटरव्यू। थर्ड स्टेज जो होता है हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, ठीक है। अच्छे मार्क्स इसमें आप गेन करने हैं, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको कितना कितना कहाँ से करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई साहब इतना तो हमने समझ लिया पूरा सिलेबस, तो सिलेबस में हमको कितना मिनिमम मार्क अटेन करने हैं, कितना मिनिमम मार्क आपको पाना है, ठीक है। प्रीलिम में मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम में आपको 50 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 50 से 52 क्वेश्चन सही हैं माइनस मार्क करने के बाद, तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप हैं। नेक्स्ट आपका है मेंस। मेंस में आपको मैं बता दूं कहाँ से कितने नंबर गेन करने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिकोड, इसी को मैं कह रहा हूँ। डिकोड जब तक नहीं करेंगे तब तक थोड़ी चीज़ें टफ होने लगती हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है एसए क्वालिफाई, मैंने आपको बता दिया। इसमें केवल 100 नंबर इसमें लाना, 100 नंबर इसमें, 100 नंबर इसमें। ये बहुत आसान होता है। मैं क्लासेज जो शुरू कर रहा हूँ उसमें ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। बात आती है मीडियम की, तो मीडियम को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका हिंदी मीडियम देख ही रहे हैं, रिजल्ट बहुत कम आ रहे हैं, और इसका भी रीज़न है रिजल्ट आने का, कम आने का, कि बहुत सारी दिक्कतें हैं,
ठीक है, उस पर हम बात किया जाएगा, लेकिन कोशिश करना हमको है कि पहले टॉपिक समझ लेना है, इसके बाद मीडियम पे हम लोग काम करते रहेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारा पेपर फर्स्ट जो जीएस एसए का होता है। ठीक है, 250 नंबर का। 250 नंबर में मैं आपको एक जनरल मार्क बता दे रहा हूँ कि कितना आपको लाना है, कितना परसेंट। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ में, और जब तक रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा कि 50% जो भी नंबर पा गया पूरे यूपीएससी में, ठीक है, टोटल, तो मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क आपने टोटल मैंने बताया कि जो मार्कशीट बनती है वो बनती है 2025 की। ठीक है, इतने मार्क की आपकी पूरी मार्कशीट बनती है, मेंस और ये इंटरव्यू मिला करके, राइट, जिसमें से ये दोनों पेपर नहीं है, ये दोनों क्वालिफाई होते हैं, केवल ये मार्कशीट में इनका नंबर ऐड नहीं होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, बार बार वीडियो को रोक करके समझ लीजिए। ठीक है, ओके। आते हैं हम अपने एससे जो हमारा 250 नंबर का है, इसको मैंने बताया कि इसमें से आपको मान लीजिए मिनिमम मार्क 100 नंबर गेन करना है। ठीक है, एससे में 100 नंबर हो गया। जीएस फर्स्ट पेपर में आपने 100 नंबर गेन कर लिया। ठीक है, जीएस सेकेंड में भी आपने 100 नंबर गेन कर लिया। ओके, जीएस थर्ड में भी आप 100 नंबर रख लीजिए, मिनिमम बता रहा हूँ। जीएस फोर्थ जो पेपर होता है एथिक्स का, इसमें आप मान लीजिए 150 नंबर, अच्छा बहुत होता है पेपर, आप अगर ढंग से समझ के पढ़ेंगे करेंगे तो ये पेपर बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा होता है, और थ्योरेटिकली सबको पढ़ना भी चाहिए ये। ठीक है, हर किसी को प्रैक्टिकली आना चाहिए एथिक्स, और ये 150 नंबर यहाँ से हो गया। ठीक है, अब ऑप्शनल पेपर जो 500 का होता है, 500 में से आपने क्या कर लिया, पेपर फर्स्ट से आपने मान लीजिए 120 नंबर और 120 नंबर इससे भी ले लिया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और 500 नंबर का होता है, तो पूरा समझ के चलिए कि आपको सिलेक्शन दिलाने का यही एक सबसे बड़ा सिस्टम है। ठीक है, ये सिलेक्शन आपको दिला देगा। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, 2 पेपर होते हैं, तो अगर आप अच्छे क्वेश्चंस कर ले जाते हैं, अच्छे नंबर पाते हैं इसमें, तो मान चले कि 300 नंबर आप गेन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं इसको बढ़ा देता हूँ 150 नंबर। ठीक है, अगर तो 1.5 दूना 300। अब ये हो गया आपका मेंस का, कितना, इतना मिनिमम आपको लेके चलना है। 250 में से 100 खींचना है, 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 यहाँ पे 150 खींचना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सब सब्जेक्ट से आपको मिनिमम इतने नंबर लाने हैं, इतना ही आपको प्रयास करना है। ठीक है, 100%, 90-95% नहीं लाना है। यूपीएससी ये भाई साहब, ये हाई स्कूल इंटर नहीं है कि चलो सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से 90-95%, 99% पास हो गए, उसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे मैटर यहाँ पे है कि करना कितना है, आपको कितना नंबर लेना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको महारथी नहीं बनना है, बस इतना करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब आपको देखना है कि आपने 100 नंबर यहाँ 100, 200, 300, 400, 550, 450, 550, 550 और 300, यानी कि हो गया 850 नंबर। 850 नंबर मेंस का आपने ले लिया, राइट। अब बचता है आपका इंटरव्यू ध्यान समझिएगा इसको। इंटरव्यू 275 का है, तो आपको मान चलिए कि 150 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से 150 मिल जाता है, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। ये सब टारगेट बनाना आपको अभी से है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसी दिन शुरू होती है, जब से आपका सिलेबस रटना शुरू करते हैं, सिलेबस रटना शुरू करते हैं, आपकी ट्रेनिंग यहीं शुरुआत हो जाती है। और ये ट्रेनिंग 1 साल चलेगी, बिना रुके बिना थके। ठीक है, याद रखना है सबको। अगर आप सीरियसली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, और अगर ऐसे इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो भाई साहब पहले से ही आप दूर चले जाइए। ठीक है, ये ऐसा एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया है कि आप आ तो जाते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। ठीक है, ये सच है। तो 150 नंबर आपने यहाँ से पा लिया, तो अभी हमने 850 देखा था, अब 150 प्लस कर दीजिए, कुल हो गया आपका 1000 नंबर। ठीक है, अब आपको जाके देखना है भाई साहब कि जो पिछला रिजल्ट रहा है 2023 का, 22 का, 21 का, जितने भी आप देख लीजिए रिजल्ट, तो 1000 का मतलब जानते हैं कितना हो गया? 1000 का मतलब हो गया कि आप टॉप 50 में हैं, टॉप 10 में भी हो सकते हैं। ठीक है, 10.5 11 तक लोग टॉप 10 में, टॉप 100 में होते हैं, तो यानी आपने क्वालिफाई कर लिया और टॉप कर लिया। समझ में आ गया? इसका मतलब यही स्ट्रेटजी आपको बना के चलनी है, क्योंकि अगर आप यही स्ट्रेटजी लेके चलेंगे ना तो सिलेक्शन श्योर है, पक्का है। हर दिन आपको काम करना है, हर दिन स्ट्रेटजी बनाते रहना है, हर दिन कोशिश करना है कि हर दिन नया सीखें, नया कुछ जानें। ठीक है, ओके। तो आपने ये समझ लिया कि आपने कितना नंबर पाया,
225 में 2025 में से 1000 आपने नंबर गेन कर लिया, यानी अबाउट 50%। ठीक है, 50% आपने नंबर पा लिया, इसका मतलब आप 150 में सिलेक्शन हो गया। क्लियर है, आसानी से आपको IAS मिल जाएगा। इतना ही नंबर करना है भाई साहब। आप देखिए रिजल्ट ना उठा करके, इतने पर लोग क्वालिफाई कर मतलब टॉप पहुंच जा रहे हैं, टॉप में हैं। ठीक है, टॉप 100 टॉप 10 में आ जा रहे हैं, इतने पे 10:30 11 तक मैक्सिमम नंबर पहुंचता है। ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई, इसको आपको ध्यान से रखना, और यही चीज़ जैसे मैंने बनाया है सेम ऐसे ही आपको पूरा बना के लेके चलना है स्ट्रेटजी। ये बात हो गई हमारी स्ट्रेटजी की, कैसे कैसे हमको कितना नंबर किस सब्जेक्ट में पाना है, कितना लेके चलना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिकोडेड सिलेबस, यानी अब जो हमको करना है इस GS फर्स्ट में कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, सेकंड में क्या टॉपिक पढ़ना है, थर्ड में और फोर्थ में। एक एक टॉपिक पे मैं बात करूँगा आगे के कुछ मिनट में। तो सबसे पहले पॉइंट पे चल लेते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रीलिम जो एग्ज़ाम होता है पार्ट फर्स्ट का, यानी कि सबसे पहला जो स्टेज होता है UPSC का प्रीलिम का। प्रीलिम में जो GS फर्स्ट पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, मैंने बताया, और ये 100 क्वेश्चन में होते हैं। ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटे का होता है, राइट। अब इसमें टॉपिक्स या सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से होते हैं, सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, इसका मतलब नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गया ये। ठीक है, सेकंड में हो गया भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है मेंस में इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम के ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, रिटेन आपका मेंस में शुरू होता है। थर्ड जो हो गया आपका भारतीय एवं विश्व का भूगोल, यानी भारत और विश्व का भूगोल, भौतिक सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, ये सारे टॉपिक यानी कि ज्योग्राफी की बात सीधी सीधी की जा रही है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये टॉपिक आपका, इसका मतलब ये हो गया आपका ज्योग्राफी, इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी। ये हो गया हिस्ट्री, ये हो गया करंट अफेयर्स, ये ज्योग्राफी हो गया। अब फोर्थ जो आपका है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशूज़। ठीक है, ये सब टॉपिक आपके होंगे कहाँ के लिए, मेंस प्रीलिम के लिए। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कहाँ के, पॉलिटी से हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इकोनॉमिक में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक आपके हैं इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम के लिए बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझना है, ये केवल ये टॉपिक ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, ये मेजरली यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया इकोनॉमिक का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस अब प्रीलिम के लिए UPSC के लिए जनरल साइंस नहीं रह गया, ये हो गया कन्वर्ट होकर के अब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखना है आपको है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जैसे हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस के लिए। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी वाला पोर्शन जो हो गया। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है ना, अब वो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साइंस नहीं रहेगा, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। ठीक है, यानी बेस तो आपको वो रखना ही रखना है, लेकिन अब जो करंट अफेयर्स में साल भर 1.5 साल के न्यूज़ में रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड न्यूज़ हुआ है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़नी है, कौन कौन चीज़ें कहाँ से रिलेट करके पढ़नी है, वो सब सारा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिकोड करके सिलेबस बता रहा हूँ कि सिलेबस है क्या एक्चुअली। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सिलेबस को हम कवर कहाँ से करें, किस स्टैंडर्ड बुक से, किस स्टैंडर्ड जगह से उसको हम कवर करें। ठीक है, क्या करें क्या ना करें, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। UPSC में आपको याद रखना है कि क्या नहीं करना है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है इन कंपेरिजन ऑफ क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। यानी अब जनरल साइंस में आपको साइंस और टेक वाला टॉपिक कवर करना है। इन्वायरमेंट में भी इस इन्वायरमेंट वाला भी टॉपिक देखिए अलग से है, ये एक अलग सब्जेक्ट ही है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट में ये हो गया आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसके बाद लास्ट में आते हैं जनरल साइंस में, जो मैं आपको साइंस टेक बताया है। तो ये 7 आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक ही नहीं बल्कि कह सकते हैं ये पूरा कम्प्रहेंसिव है, पूरा टॉपिक बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहीं से कुल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, राइट। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया प्रीलिम का एग्ज़ाम। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर ले जाते हैं 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में से आप 50 क्वेश्चन
सही कर ले जाते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, राइट। इतना टारगेट लेके चलना है, बस 50% का टारगेट आपको लेके चलना है। ये हो गया आपका प्रीलिम का जीएस फर्स्ट पेपर। सेकंड पाली का जो पेपर होता है CSAT का, उस पर बात करते हैं। सेकंड पेपर का जो पेपर होता है सेकंड टाइम का, वो होता है पेपर सेकंड, यानी 200 नंबर का ये भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 80 ही होते हैं इसमें, ठीक है। 2 घंटे इसके लिए भी टाइम मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए है इसमें, पहला जो होता है जो सबको इसमें पूरी हालत ख़राब करके रखा है। अब की बार 2022 वाले, इस 2023 वाले एग्ज़ाम में सब तो कोर्ट पहुंच गए हैं, कोई पार्लियामेंट पहुंच गए, जो इसका CSAT का जो सिलेबस है या CSAT का जो नंबर कट ऑफ है वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। लोग 23% की बात कर रहे हैं, जबकि अभी है क्वालिफाइंग 33% है, तो 23% की बात कर रहे हैं कम करना, लेकिन हालांकि ऐसा होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि UPSC है, UPSC में आपको उससे लड़ना पड़ता है। अभी 2013 के बाद जब से CSAT लागू हुआ है तब से तो लोग बोल रहे हैं कि CSAT नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमारी आपकी बात कोई सुना? नहीं। UPSC है, कुछ अपने क्राइटेरिया रखता है, उसको लेके चलना है, हमको UPSC के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं हम सेट कर सकते ना। तो जो सिलेबस दिया गया है उसको पहले ढंग से समझ लीजिए, रट डालिए, पढ़ डालिए अच्छे से, ठीक है, उसको समझ के पढ़ डालिए, ठीक है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक हो गया कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन को मैं आपको बता दूं, ये होते हैं 27 से 30 क्वेश्चंस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। अगर आपको कंप्रहेंशन अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी पैसेज आता है इसमें, उसमें कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं, उस पर आपको आंसर देना होता है। तो 27 से 30 क्वेश्चंस जो होते हैं सीधे आपके कंप्रहेंशन के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये CSAT जो पेपर है क्वालिफाई है तो इसमें आपको 66.66 नंबर लाने हैं, ठीक है। जो आपको एक क्वेश्चन जो होगा 2.2 ऐसे करके नंबर का होता है, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन है और 200 नंबर के, ठीक है। तो मान के चले कि आपका अगर 26-27 क्वेश्चन सही हो गया 80 में से, तो आपका ये CSAT पेपर क्वालिफाई माना जाता है। तो आपको इतना फोकस करना है कि मेरे 27 क्वेश्चन, यानी 27 से लेके 30 क्वेश्चन, 27-28 तक मेरे सही होने चाहिए, बस इतना ही फोकस करना है। और वो फोकस किस किस को आप कवर करके करेंगे, पाएंगे नंबर इतना। तो आपको अगर मान लीजिए कंप्रहेंशन आता है, कंप्रहेंशन बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कंप्रहेंशन एक्चुअली पूछता कहाँ से है। ये मिथक बना हुआ है कि कंप्रहेंशन टफ है, टफ है, टफ है। भाई साहब, आप पकड़ ही नहीं पाते हैं सच्चाई में कि है आता आखिर ये कहाँ से कंप्रहेंशन है, ठीक है। कंप्रहेंशन आने का एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, वहीं से आप अगर पढ़ते रहेंगे, जैसे सुन लीजिए थोड़ा, कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का, या द हिंदू ही मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो इन सब का एडिटोरियल पेज होता है एक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, एडिटोरियल पेज होता है। और इसी एडिटोरियल पेज को आप डेली पढ़िए। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये पेपर, एक पेपर पढ़ना, कोई सब नहीं, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम से है तो दैनिक जागरण, और वो भी राष्ट्रीय वाला, ये पढ़ना है, या हिंदू पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, या तो इंडियन एक्सप्रेस, एक ही कवर करना है। इतना टॉपिक पढ़ना है तो दोनों हो नहीं पाता है, ठीक है। तो सबसे बेटर मैं मानता हूँ, मेरा जो मानना है, इंडियन एक्सप्रेस है, आप उसको पढ़िए, इसकी लैंग्वेज बढ़िया होती है और काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एडिटोरियल पेज पहला हो गया, ठीक है। दूसरा पेज हो गया आपका एक्सप्लेन्ड पेज आता है। एक्सप्लेन्ड पेज होता है, आपको एक्सप्लेन्ड पेज और एडिटोरियल पेज, 2 पेज बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और यहीं से पूरा आपका कंप्रहेंशन आता है। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर 5-6 महीने लगातार आपने इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया है, एडिटोरियल पेज को और एक्सप्लेन्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, 25-26 क्वेश्चन सही करके आएंगे कंप्रहेंशन का केवल। इट्स माई गारंटी एंड इट्स चैलेंज, राइट। तो आपको इतना समझना है, राइट, ओके। तो ये कंप्रहेंशन हो गया। कंप्रहेंशन कहाँ से कवर करना मैंने आपको बता दिया, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण या द हिंदू के एडिटोरियल पेज से या एक्सप्लेन पेज से कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अभी आपने इस बार देखा होगा, पेपर देखा होगा, तो जो कंप्रहेंशन आया है वो सीधे सीधे आपके कुछ पॉलिटी से, कुछ इन्वायरमेंट से मैक्सिमम टॉपिक्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इस न्यूज़ में मिल जाती है, ये कहीं बुक से नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी संचार कौशल, साहित्य, पारस्परिक कौशल, ये भी आपका रीजनिंग सब होता है इसमें। तो मेजरली आपको याद रखना है कि ये कंप्रहेंशन हो गया, संचार कौशल तार्किक हो गया, यानी रीजनिंग हो गई, निर्णय लेने क्षमता,
और प्रॉब्लम सॉल्विंग और सामान्य क्षमता, ठीक है। ये जो थोड़ा मैथ होता है इसमें तो ये सब जो टॉपिक हैं मेजरली आपको ध्यान रखना क्या है कि आपको कंप्रहेंशन पर फोकस करना है। मैथ अगर आ रही है तो मैथ तो आपकी बार इतनी टफ थी, टफ का मतलब कि ऐसे से पूछा था कि हवा नहीं लग रही थी, जो नॉर्मली मैथ नहीं जानता है तो, ठीक है, जो मैथ नहीं पढ़ा है तो आर्ट वालों के लिए दिक्कत होती थोड़ी सी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपका ये सी सेट हो गया, इसमें मैंने आपको बताया 66 नंबर केवल पाने हैं, तो क्वालिफाई आप माने जाएंगे 200 में से, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी सी सेट यानी सेकेंड पेपर का बात हो गया। ओके, इसमें अदर एग्जाम में जैसे पीसीएस में क्या होता है ना, पीसीएस में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपका जो कंप्रहेंशन है हिंदी में दोनों में रहता है, रीजनिंग आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज बाइलिंगुअल छपा होता हुआ है। अब मैथ हो गया, तो ये सब जो टॉपिक है ना आपके दोनों लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट अलग इसमें से नहीं होता है, ना ही इंग्लिश अलग से है, ना ही कोई हिंदी इसमें अलग सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो आपको पीसीएस का जो होता है उसमें होता है तो वो थोड़ा आसान होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर गेन करवाता है आपका कंप्रहेंशन है, बाकी मैथ रीजनिंग है, रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इस पर, कंप्रहेंशन पे। अगर आपको मैथ ठीक ठाक है, रीजनिंग ठीक ठाक है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। लेकिन आसान जो मैं बता रहा हूँ आपका ये है कंप्रहेंशन, क्योंकि कंप्रहेंशन केवल यही नहीं बल्कि आपके मेंस में भी ये सब चीज़ें काम, अगर आप डिटेल पढ़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस को तो आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने पार्ट सेकेंड पे, यानी मेंस जो रिटन पेपर होता है उसमें हम आते हैं। अब तक हमने क्वालिफाइंग पेपर देखा था, यानी जो आपने देखा प्रीलिम के लिए वो हमने देखा था। अब हम आते हैं मेंस में। मेंस में मैंने पहले बताया था आपको कि क्वालिफाइंग पेपर होता है जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का होता है, 2 पेपर होते हैं इसके। फर्स्ट पेपर होता है 300 नंबर का, जो इंडियन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज लेना पड़ता है। जैसे हम लोग हैं यूपी से हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद ये सब मैं बताऊँगा, आसान होता है, थोड़ा बेसिक ग्रामर्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड है आपका इंग्लिश कंपल्सरी 300 नंबर का, 3 घंटे का ये भी होता है, 3 घंटे का ये भी होता है, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ये है इंग्लिश वाला पैटर्न जो है आपका। अब जैसे कंप्रहेंशन जो होता है, गिवन पैसेज दिया जाएगा, उसका कंप्रहेंशन रहेगा, उसका आपको आंसर लिखना पड़ता है। जैसे अपने मैंने सी सेट में कंप्रहेंशन बताया, ठीक उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग होती है, यूजेज एंड वोकैबुलरी होती है और शॉर्ट एसेज होते हैं। इसमें कुछ एसेज भी होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन भी होता है, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, इंग्लिश हिंदी करने के लिए, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें 3 4 5 टॉपिक आपके होते हैं इस लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी में भी सेम वही होता है, इंडियन लैंग्वेज से सब कुछ वही रहता है। मैंने मान लिया हिंदी चूज कर लिया तो हिंदी वाले में भी कंप्रहेंशन रहेगा हिंदी से हिंदी, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग रहेगी, इसके बाद वोकैबुलरी या यूजेज रहेगा, शॉर्ट एसे इसमें भी लिखने होते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, दोनों रहेगा, ठीक है। ये हिंदी वाले में के साथ होता है, ये हिंदी वाले के साथ होता है, इस वाले में भी होता है, दोनों में। यानी अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी का ट्रांसलेशन दे देगा इंग्लिश में करने के लिए और इंग्लिश ट्रांसलेशन देगा हिंदी में करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसलेशन दोनों होते हैं। अब बात ये हो गई कि ये क्वालिफाइंग पेपर दोनों ये रहा है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो क्वालिफाइंग है ये रहा है। तो इसमें आपको नंबर कितने कितने लाने हैं, यानी 300 नंबर का है तो आपको इसमें भी कितना नंबर लाना है, 100 नंबर गेन करना है, 100 नंबर इसमें भी गेन करना है, ठीक है, 1/3। ओके, क्लियर हो गया? इतना समझ मेरे ख्याल से आ गया। जब ये क्वालिफाई आप कर ले जाते हैं तब आपकी आगे का प्रोसेस बढ़ता है, नेक्स्ट पेपर आता है एसए का, ठीक है। एसए चलते हैं। एसए हमने बात किया, ये नंबर आपका मार्कशीट में ऐड होता है, मार्क्स टू बी एडेड इन योर मार्कशीट। आपकी मार्कशीट में ये नंबर ऐड होते हैं एसए के। तो अभी क्वालिफाई वाला जो था ये वाला, ये नंबर ऐड नहीं होता आपकी मार्कशीट में, लेकिन ये वाला नंबर आपका मार्कशीट में ऐड होता है एसए, जो पेपर फर्स्ट माना जाता है, राइट। ये होता है 250 नंबर का, 2 एस्से लिखने होते हैं, 125 का एक एस्से, 125 नंबर का एक एस्से, 2 एस्से लिखना होगा और हर एस्से कम से कम आपको 1000 वर्ड्स में लिखने होते हैं। टाइम जो अलॉट होता है आपको 3 घंटे का टाइम अलॉट होता है, राइट। अब ये जो एस्से होते हैं, एस्से आपके एक होते हैं, मतलब जिस टॉपिक को, जिस चीज़ को आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए सुनामी आ गया, ठीक है, सुनामी आ गया तो अगर जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक हो गया और यहाँ पे आ गया मान लीजिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो टॉपिक है ये इनविजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते।
लेकिन ये टॉपिक इविजिबल है। अर्थक्वेक आप देख सकते हैं, तो इस पर लिखने में आसानी होती है, क्योंकि आप जब आंखें बंद करेंगे आप देखेंगे अर्थक्वेक तो वो मंजर सामने आएगा, पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने फील किया होगा, यानी ये टॉपिक हो गया इथिकल टॉपिक हो गया, कह सकते हैं। जो इथिक्स 4th पेपर होता है उससे ये चीज़ें कवर यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या हो सकता है कोई थिंकर है उसका कोट उठा दिया और उस पर कह दिया भाई इस पे 1000 वर्ड में ऐसे लिखिए, ओके। तो ये 2 तरह के ऐसे होते हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल एसेज होते हैं, ओके। ठीक है, समझ में आ गया। 2 एसे होना है, तो इस एसे में से मैंने आपको बताया अगर 250 का है तो 150 नंबर आपको एसे में से लेना है, दोनों पेपर मिला करके। 125 का एक एसे, 125 का एसे, 2 एसे होता है। अब देख लीजिए दोनों से कितना नंबर गेन कर सकते हैं कि आपको 150 नंबर मिल जाए इसमें से, ठीक है। टॉप 10 में आने की बात मैं बता रहा हूँ, आपको इतना ही नंबर गेन करना है और ये टारगेट लेके चलना है, ओके। ये बात हमारी होगी एसए की। चलते हैं हम अगले, अब जीएस फर्स्ट पेपर पे क्या होता है, क्या क्या टॉपिक इसमें होते हैं, ठीक है। आते हैं मेंस जो रिटर्न है, पहला जीएस फर्स्ट पेपर। ये टॉपिक मेजरली आपको देखना क्या क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, यानी आर्ट कल्चर जिसको आप बोलते हैं वो है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड की हिस्ट्री और वर्ल्ड की जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी प्लस इंडियन सोसाइटी। ये सारे पेपर यानी ये सब्जेक्ट सारे आपके जीएस फर्स्ट पेपर में आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये भी 250 नंबर का है, ठीक है। तो 250 नंबर के भी 3 घंटे इसके लिए भी टाइम मिलता है, मैंने आपको पहले सब बता दिया है। अब हम डिकोड करके सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक है आर्ट कल्चर से। आर्ट कल्चर में कौन कौन टॉपिक दिए गए हैं आपको समझना है। दिया है भारतीय संस्कृति प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक का कला रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर किया जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा आर्ट कल्चर मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगा भी। और आर्ट कल्चर में जो कल्चरल चीज़ें हैं प्राचीन से लेकर के मॉडर्न युग तक, उस चीज़ों को पूरा यहाँ से क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मॉडर्न एम्पायर कल्चर हो गया, बुद्धिस्ट कल्चर हो गया, ठीक है, या किसी अदर रिलीजन का कल्चर हो गया, मुस्लिम्स कल्चर हो गया, ठीक है। मतलब पूरा प्राचीन से लेकर के आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री तक का जो कल्चरल है उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। भाई साहब मैं ये बता रहा हूँ इसलिए ना कि क्योंकि आपको ये सबको जब डिटेल पढ़े रहेंगे ना, तो आपको इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार मुझको ये वाला टॉपिक वहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे तब कि ऐसे उठा लिए पढ़ते चलेंगे पता चला कि वो रिलेवेंट है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। समय कम है, समय कम का इसका मतलब ये है कि आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है, क्या आज पढ़ना है उसी पर फोकस करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है। इसके बाद प्राचीन और मिडावल हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से मैंने बताया वो टॉपिक आपका वहाँ से पूछा जाएगा, एंशिएंट एंड मिडावल हिस्ट्री यहाँ से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको याद रखना है कि 18वीं सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी से लेकर के पूरा 19th सेंचुरी 21st सेंचुरी जो चल रही यहाँ तक, अब तक का पूरा कवर करके पढ़ना है, ठीक है। ठीक है ना। आधुनिक भारत इतिहास लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के वर्तमान तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज और उससे इम्पोर्टेंट इशूज, मुद्दे, इन सब को अच्छे से समझना पढ़ना है। और यही जो टॉपिक होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि ये आपके लगभग आसपास की घटनाएं होती हैं, यानी 150 साल पहले घटनाएं होती हैं, तो आपको लगभग कुछ ज़्यादा पता रहता है, कुछ पढ़े रहते हैं मैक्सिमम चीज़ें। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री वाले में, मिडावल हिस्ट्री में और मध्यकाल प्राचीन वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण घटनाएं या योगदान जो है उसको आपको देखना है। जो संग्राम हुए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम पहला हुआ था 1857 का, इसके बाद बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे मजदूर आंदोलन हुआ, शोषण जो हुए थे उनका आंदोलन हुआ है, तो बहुत सारे आंदोलन इसमें हुए हैं, उनको पढ़ना समझना है, ठीक है। फिर स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण, इंटीग्रेशन और पुनर्गठन। आपको पता होना चाहिए कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, पटेल जी का होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का होता है। तो वो भी चीज़ें आपको समझनी, वहाँ वाला फोकस करके देखना है। तो इतना हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। और आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर पे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको याद रखना है कि दुनिया के इतिहास में 18वीं शताब्दी
में शामिल होंगी, मतलब 18वीं शताब्दी की जो घटनाएं हैं वो शामिल होंगी 18वीं सेंचुरी की, ठीक है। इसमें यानी कि जो कार्ल मार्क्स के समय की बात कर रहे हैं वहाँ से लेके मॉडर्न तक का जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में चीज़ें घटी हुई हैं वहाँ से कुछ घटनाएं इसमें शामिल करके पूछी जाएंगी। इसकी एक बुक होती है, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे पहला है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ठीक है, इसको बोलते हैं रीड्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफी लाइक जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। और इनका जो प्रभाव समाज पे, सोसाइटी पे पड़ा है उसके प्रभाव को भी बताना होता है। ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, आंसर राइटिंग में करना पड़ता है। और एक चीज़ और कॉमन बता दूंगा आपको कि आपको जीएस फर्स्ट पेपर हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक, ठीक है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन को 20 करने होते हैं, ठीक है, याद रखना है, 20 में कोई छोड़ना नहीं होता है। और एक जो क्वेश्चन होता है आपका, एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 12.5 नंबर का, ठीक है, 12.5 नंबर का क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। तो इतने नंबर क्वेश्चन हो गए, 12.5 नंबर, 15 नंबर, मतलब मैक्सिमम आपको 150 वर्ड में लिखना होता है। पहले 200 वर्ड होते थे, लेकिन अब मैक्सिमम क्या होगा, 150 वर्ड में ही आपको एक आंसर लिखना होता है, यानी कि 1 से 1.5 पेज में आपका एक आंसर कंप्लीट कर देना होता है। अब यहाँ पे होता है बाउंडेशन की टाइम की लिमिटेशन होती है, टाइम कम होता है, 3 घंटे के टाइम में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं और 150 वर्ड का एक क्वेश्चन करना है, 12.5 नंबर मिलते हैं। और 12.5 नंबर में आपको रियलिटी बता दूँ, जो सच है उसको मैं बताऊँ कि जो 12.5 में मैक्सिमम आपको नंबर मिलते हैं, जो 6 नंबर मिलते हैं, 6 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ऐसे आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। कितना हुआ, अच्छा आप लिख जाते हैं। तो देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई से भागना नहीं है। जब तक आप सच्चाई से भागते हैं तब तक आप असफल होते हैं। जिस दिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, सफलता आपके नज़दीक आना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने कमियों को, अपने आप को देखिए कि आपके अंदर कमियाँ कहाँ हैं, कहाँ तक हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहिए। सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, मिलेगी सफलता, इट्स श्योर। तो ये सारे टॉपिक हो गए कहाँ की, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सारी टॉपिक हो गई, आपने देख लिया। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला जो फोर्थ पेपर आपका, मतलब फोर्थ टॉपिक है, सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इसकी भी बुक होती है, ये सब की बुक है, मैं बुक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सारी बुक्स का मेरे पास PDF है, मैं कुछ बुक ग्रुप में भेजा भी हूँ, कुछ बुक आपको टेलीग्राम पे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने उस पर डाल दिया है। सोशल इश्यूज़ या इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के लिए आपको देखना कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, भारत की डाइवर्सिटी है, महिलाओं और महिलाओं के संगठन की भूमिका क्या है, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकास संबंधित मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके उपाय, भारतीय समाज व वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, कब हुआ था, 1991 में LPG आया था। इससे जो इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा है वो भी आपको सोशल इश्यूज़ में या इंडियन सोसाइटी वाले टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप पढ़ते हैं कोई न्यूज़, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको कोरिलेट करना है कि भाई साहब ये जो टॉपिक है ना सोशल इश्यूज़ वाला, ये सोशल इंडियन सोसाइटी वाला जो आप पढ़ेंगे, तो आप उसको तुरंत यहाँ जोड़ दीजिए, ये इस पेपर का, इस टॉपिक का पॉइंट है, ठीक है, तुरंत ऐड कर दीजिए। ये आपको खुद करना होगा, ठीक है, ओके। फिर सामाजिक अधिकारिता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। अब जो धर्मनिरपेक्षता वर्ड है ये आपको कहाँ मिलेगा, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ पर, सेकुलरिज्म मिलेगा प्रियम्बल में ही, कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। तो आपको ये देखना है कि ये टॉपिक वहाँ से मिल गया, तो आपको इस वर्ड को अच्छे से समझ लेना कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। कभी कभार होता है कि मेंस में सीधे सीधे आपकी वही टॉपिक से यही पॉइंट ही उठा दिया कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या है और इसका इफेक्ट इंडिया में कहाँ तक है। क्यों हम बार बार देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म पे बार बार क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि इंडिया सेकुलर कंट्री नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बाकी कुछ देश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे सेपरेटिस्ट हैं जो बात करते हैं। तो ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, क्या सच में इंडिया सेकुलरिज्म को नेगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना कि इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया अब हमारा हिंदुत्व बनने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेकुलरिज्म कहाँ रह जाएगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि सभी धर्म एक समान को वरीयता दी जाए, तो फिर नहीं रह पाएगा।
तो ये सब टॉपिक आपको मेंस में सीधे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, इस पे आपके मुद्दे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सिलेबस से बाहर हो गया है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम में, मेंस में, ये सब सिलेबस से बाहर है। तो भाई साहब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, आपने खाली ये वर्ड पढ़ लिया कि विविधता क्या है। तो विविधता भैया पढ़िए ना पूरा जा करके, विविधता क्या होती है, इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है, इसको पढ़िए, समझिए डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तब आप इसके डीप तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, महिलाएं यानी कि वीमेन और वीमेन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको समझिए, इनका रोल क्या है सोसाइटी में। अब ये क्वेश्चन नहीं हो गया कि रोल भाई क्या है, अब हम पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, आर्मी में महिलाएं जा रही हैं, हर सर्विस में जा रही हैं, यूपीएससी क्रैक कर रही हैं, टॉप रैंक फर्स्ट में आ रही हैं, टॉप 10 में आ रही हैं, बहुत सी महिला की बात देख लीजिए, बहुत सी महिलाएं आती हैं, एम्पावरमेंट किया जा रहा है इनका ना। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि महिला एम्पावरमेंट चल रहा है, इनका रोल हमको बताना है। ठीक है, तो प्रेजेंट से लेके पास्ट में भी बहुत सारा रोल्स है, उसको भी देखना है। कुछ पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उसको देखिए। जैसे अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, चाइना को हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है, बहुत खुशखबरी है। तो ये चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए कि सब जो टॉपिक दिया गया है ऐसे ही यूं ही नहीं दिया गया है, इसको आपको ढंग से समझना है, कि पॉइंट को उठा के इस पर सोचना है। करना क्या आपको है, ये टॉपिक उठा लिया, जिससे मैं आपने उठा लिया कि शहरीकरण, ठीक है, अर्बनाइजेशन जो है इसको आपने उठा लिया। इस पर सोचिए कि इस अर्बनाइजेशन को क्या मैं इस टॉपिक को अपने प्रेजेंट लाइफ से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या इसमें चीज़ें हैं जो मुझे अपने लाइफ से रिलेट करना है। सोचिए, आसपास देखिए, ढूंढिए, तो आपको लगेगा कि यार सच में ये टॉपिक रिलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी वही है, वही क्वेश्चन पूछता है जो रिलेवेंट है, जिसका वही चीज़ें वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट जो है ये है भूगोल का। ठीक है, 5वां पॉइंट, भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को हमको पढ़ना होगा। पहला टॉपिक इसमें होगा, जो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे, विश्व के भौतिक भूगोल और की प्रमुख विशेषताएं, विश्व का और भारत का दोनों। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आपको देखना है, यानी आपको वर्ल्ड मैपिंग जिसको आप कहते हैं, वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें मैपिंग से कवर हो जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग ध्यान समझना है। फिर उसके बाद प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व, दक्षिण एशिया और भारतीय सहित उपमहाद्वीपीय, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ एशिया, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है, या कह सकते हैं कि पूरे जो एशिया का मैप है, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी या नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया, इस सब पे बहुत फोकस रहता है इंडिया का अक्सर। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रख के करके समझना है। ठीक है, ये टॉपिक आपका जीएस फर्स्ट पेपर में तो कवर हो ही जा रहा है, प्लस यही मैपिंग आपको फिर सेकंड पेपर में जो आईआर आता है वो भी यहाँ से कवर बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा, ये दोनों जगह हेल्प कर देगा। राइट, ओके, नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक। देखिए, थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि जो इंग्लिश वाला है ये आपको इसको प्रेफरेंस दीजिएगा। हिंदी वाले में क्या होता है, अक्सर हम गूगल से ट्रांसलेशन करते हैं, या गूगल जब पेपर बनता है तभी आपका वही होता है, तो वो कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एग्जैक्टली आपको दोनों देख कर पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, क्योंकि हिंदी में अक्सर वर्ड्स गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, यानी जो भी फैक्टर्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे दोनों को देखना है, कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर्स हो गया। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये है आपका ज्योग्राफी वाला पॉइंट, ज्योग्राफिकल प्रॉस्पेक्टस आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण भू भौतिकी घटनाएं, यानी कुछ जियोफिजिकल फिनोमेना, कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गया, साइक्लोन्स हो गया, ये सब मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा आपको। तो ये सारी टॉपिक जो हैं इनको अच्छे समझना है, ये भी टॉपिक यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साइक्लोन्स क्यों आते हैं, सुनामी क्यों आती है, ज्वालामुखी क्यों आती है, इसकी एक्टिविटीज़ कैसे होती है, सारी चीज़ें इस पर आपको एक कम्प्रहेंसिव नॉलेज होना चाहिए।
नेक्स्ट जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे फीचर्स में आपको वाटर बॉडीज़ देखना है और आइस कैप्स, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना मतलब ये होता है कि जो वनस्पति और जीव जंतु हैं उनसे संबंधित जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, और आइस कैप्स में जो बर्फ़ से ढके जो आइस कैप्स होते हैं उनको समझना है, ठीक है। जियोग्राफिकल यानी ये मैपिंग से चीज़ें रिलेटेड होने जा रही है, पूरा जियोग्राफी आपका मैप का कवर हो गया। ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके मेंस के लिए बनाए जाएंगे। अब ये रहा आपका जीएस फर्स्ट पेपर, जो आपके 5 टॉपिक यानी 5 सब्जेक्ट इसमें मिल गए हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं हम अपने सेकेंड पेपर पे, जीएस सेकेंड पेपर पे। जीएस सेकेंड पेपर जैसे मैं आपको पहले बताया कि 250 नंबर का ये भी होता है, 3 घंटे टाइम इसके मिलते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। ओके, क्या क्या होता है इसमें? गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है एंड आईआर है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके इसमें भी आते हैं। 4 सब्जेक्ट क्या कहते हैं इसको? पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन 1 सब्जेक्ट हो गया, इंटरनेशनल 2 हो गया, सोशल जस्टिस 3 हो गया, 3 ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला चलते हैं, इंडियन पॉलिटी से कौन कौन मेजरली टॉपिक होते हैं इसमें देखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आधार, वो उसको पढ़ना है। इवोल्यूशन, विकास, संविधान कैसे कैसे हुआ, इसके फीचर्स, ये सारी चीज़ आपके उसमें एम लक्ष्मीकांत की बुक्स में मिल जाते हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ा दिया है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मुझे फोकस करके पढ़ाना है। तो अगर आपको लगे कि आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, तो यूट्यूब पे सारी वीडियो मेरी पढ़ी हुई है इसी चैनल पे, आप इस पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखने में कैसे देखते होंगे, आप जब जाइएगा चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप उसको ओपन करिएगा, उस पर जाके 1 बाय 1 करके वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे, हिस्ट्री का बैकग्राउंड पढ़ाया है, एवोल्यूशन है, फीचर्स, अमेंडमेंट है, ये सब बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपकी मैंने पढ़ाया है वहाँ पे, लेकिन इस पर अब रिटर्न आएगा क्वेश्चंस, इस पर आपको समझ के पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट, राज्य और सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व है और उससे जो काम है उनको समझना है, वहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, अब आपको याद रखना फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने समझाया था। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जैसे अमेरिका का गवर्नमेंट है, अमेरिका का शासन है, अमेरिका का संविधान फेडरल है। इंडिया का क्या है? इंडिया का फेडरल भी है और यूनियन भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का हस्तांतरण इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, इसका मतलब सेंट्रल की शक्तियाँ स्टेट्स में बांट दी गई हैं, उसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब डायरेक्टरी इसको आप बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल की पावर्स 3 भागों में बटी है, स्टेट की पावर 3 भागों में बटी है। एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, और उसमें जो चैलेंज मिलते हैं उसको भी, इसका मतलब फंक्शन जो स्टेट और सेंटर के जो रोल्स होते हैं वो उस पर बातें पूरी की गई है, राइट। ये टॉपिक यहाँ पे समझना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति का बंटवारा या पृथक्करण बिटवीन वेरियस आर्गन्स, वेरियस आर्गन्स का मतलब अलग अलग जो बॉडी हैं, अलग अलग जो अंग हैं गवर्नमेंट के सिस्टम हैं, उनमें उनकी शक्तियों का बंटवारा, ये पढ़ना है। डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, उनके बीच डिस्प्यूट होते हैं और जो उनके विवाद का निवारण होता है वो कैसे होता है, वो भी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स, संवैधानिक स्कीम्स जो होती हैं इंडिया की, उसका कंपेरिजन दूसरों के कंट्री की अपेक्षा, यानी दूसरों की तुलना में, दूसरे देशों की अपेक्षा इंडिया का जो संवैधानिक योजनाएं हैं उसको कंपेयर करके पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो सेंटर का होता है और स्टेट की जो पार्लियामेंट थे उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, यानी विधानमंडल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर पूरा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको। स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शंस हो गए इसके, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, पावर हो गया, प्रिविलेजेज हो गया, और इसके आउट ऑफ इससे होने वाले जो इकट्ठा या उत्पन्न होने वाले जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उनको भी समझना है। यानी पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेंटर का स्टेट का दोनों का, ठीक है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपके आते हैं, राइट। ये समझ में आ रहा है। इधर हिंदी इंग्लिश दोनों है, आपको दोनों देखते रहना है, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं हिंदी को भी देखेंगे। देखिए मेन चीज़ क्या है, रिजल्ट तो कम आ रहा है हिंदी वाला, इसलिए कोशिश करना है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है, दोनों को फोकस करके रखना है। अगर आपको बाई चांस लगा
तो समय के साथ आप अपने मीडियम को चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 भागों में होता है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो तीनों भागों का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, तीनों का हमको समझना है। तो वही चीज़ यहाँ से दे रहा है। मिनिस्ट्री, मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस और उनके रोल्स, पॉलिटिंग, संविधान में इनका रोल क्या है, ठीक है। संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मंत्रालय और सरकार के विभाग, प्रेशर ग्रुप और औपचारिक अनौपचारिक संघ और उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है, उसको भी पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको कम्प्रहेंसिवली कवर किए जाएंगे, समझाए जाएंगे। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी आरपी एक्ट 1951, इसको बहुत ध्यान से समझना है पूरा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको भी समझना है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आरपी एक्ट आपने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो होता है, इसी के थ्रू आपका जो इलेक्शन वोट देने का अधिकार है 18 साल है, वोट जो चुनाव का मतलब चुनाव का जो लड़ता है उसकी एज है, उसके क्वालिफिकेशंस है, इलेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी पोस्ट्स, कुछ संवैधानिक पोस्ट हैं, उनकी पावर्स, उनके फंक्शन, उनकी जिम्मेदारियां, ठीक है, संवैधानिक बॉडीज़ की, उनको पढ़ना है। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन कराता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कुछ स्टैच्यूटरी बॉडी होती हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडी होती हैं, कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं। इनको सबको अलग अलग करके पढ़ना है। इस पर मैं काफ़ी कुछ वीडियो बनाया भी हूँ और जो कुछ बच्चे कुछ हैं उनको मैं वीडियो बना दूँगा। संवैधानिक पोस्ट वो होती हैं जिसमें जो संविधान में जिनका वर्णन है, और गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल उसे कहते हैं जो समय के साथ ज़रूरत पड़ने पर पार्लियामेंट के थ्रू बना करके फिर उसको एक अलग बॉडी बनाया गया है, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होती है जिनको आधा हक होता है, यानी कि अर्ध न्यायिक होती हैं। इसका मतलब ये जुडिशियल काम भी कर सकती हैं, ठीक है, जैसे एनजीटी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बॉडीज़ हैं हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये सब का हमने कवर किया है। मैं फिर से बताऊंगा आपको इसमें ये भी देखना है कि ये क्या क्या चीज़ हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसको हमेशा याद रखना है। कहीं भी इससे रिलेटेड टॉपिक मिले तुरंत उसको याद कर लेना है, उसको पढ़ लेना है, देख लेना है, क्योंकि आपकी ये पेपर सेकेंड में टॉपिक रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब प्रशासन, इसको बोलते हैं शासन या प्रशासन। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उनका इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज़ राइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस, यानी सरकार की जो नीतियां हैं उनका हस्तक्षेप विकास में या उनका जो रोल है विकास में वो, या उनका कार्यान्वयन जो है, यानी जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, उसका सारा रोल जो इसमें देखना है, ठीक है। गवर्नेंस में, गवर्नेंस एक्चुअली में क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो सरकार है, जो सिस्टम है, ये अपने रूल्स को या अपने दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से निभा रही है, उसी को हम गवर्नेंस इस सेंस में कह सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल हम लोग पढ़ा जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, जैसे रोल ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल्स एंड स्टेक होल्डर्स, ये सब बॉडीज़ होती हैं। इन सब बॉडीज़ का डेवलपमेंट में, इंडिया के ग्रोथ में काफ़ी रोल्स होता है। जैसे एनजीओज हो गए, एसएचजीज हो गए, छोटे छोटे समूह बनाया करके आप गाँव में, अपने नगर में छोटे छोटे समूह बना करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इन सब का आपको रोल्स देखना है, ठीक है। ये भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको। चैरिटीज़ किसे कहते हैं, ठीक है, ट्रस्ट आप बोलते हैं, वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अगला थर्ड टॉपिक, सोशल जस्टिस। आपने क्या देखा, पॉलिटी देख लिया, ठीक है। अब हमारा सोशल जस्टिस है। पॉलिटी गवर्नेंस हो गया आपका, तीसरा टॉपिक हमारा सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस में सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या फोकस करेंगे, डीपीएसपी पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक वो देश को वेलफेयर सोसाइटी बनाए या वेलफेयर कंट्री बनाए, यानी जो भी चीज़ें करे देश के लिए करे, जनता के लिए करे, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए करे। तो ये सारा चीज़ें आपको देखना है। सोशल जस्टिस यही कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं सोशल जस्टिस में जो न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो सकता है इसमें, ठीक, वो भी टॉपिक आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। ओके, फिर राज्य द्वारा जनसंख्या और इन योजनाओं का प्रदर्शन, तंत्र के लिए गठित कानून, संस्थाएं और निकाय, इन कमज़ोर वर्गों को की सुरक्षा और बेहतरी का अनुभाग। इसका मतलब क्या करना है आपको, जो मतलब डाउन टोडन हैं या जो लोग वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो गरीब वर्ग है, उनकी बेहतरी के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन से उनके लिए न्याय दे रही है, सोशल जस्टिस कर रही है, वो सारे टॉपिक आपके रिलेटेड इससे होते हैं। यानी जब आप कभी भी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको लगेगा कि ये वाला सरकार ने कोई स्कीम लाया, कोई सिस्टम किया जो एक बड़े लेवल पर बड़े समाज को हेल्प कर रहा है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, तो आपको वो चीज़ों को याद रखना है कि ये वाला सेक्शन आपके सोशल जस्टिस में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सोशल इशूज़। इशूज़ में क्या, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कुछ डेवलपमेंट इशूज़ हैं, कुछ डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जो स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे या मानव के लिए मतलब किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, उनको आपको देखना है। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि जब कोई चीज़ हेल्थ के लिए कोई सरकार ने किया, जैसे हेल्थ के लिए क्या हो गया, मान लीजिए सरकार ने क्या किया अभी, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, ये भी हेल्थ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी गई, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंज किया गया। ह्यूमन रिसोर्स में कुछ बेटरमेंट के लिए इंसान के ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे मान लीजिए उनको छुट्टी दे दिया गया या कम काम करने के लिए उनकी आमदनी में बढ़ोतरी कर दी गई, मिनिमम वेज फिक्स कर दिया गया। तो ये सब जो डेवलपमेंट के लिए है, इन लोगों के लिए वो सब सरकार करती है। तो आपको देखना है कि ये टॉपिक आपके किससे रिलेटेड होंगे। अगर इससे संबंधित कोई टॉपिक है तो तुरंत उस पर फोकस करिए। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरी, ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू होता है। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मुद्दा है, तो उस पर भी आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके कभी कभी एस्से में भी आते हैं। मेंस में तो आएंगे, एस्से में भी टॉपिक इसमें आ सकता है। देखिए, ऐसा ये नहीं है कि सब टॉपिक आपको बहुत बड़ा है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है। देखिए, जो आपके सोसाइटी में आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं जिससे आप अवेयर हैं, उन्हीं पे फोकस करके चलना है, उन्हीं को ध्यान समझना है कि सब आखिर हो क्यों रहा है। यूपीएससी में आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वाई डू यू वांट टू बी एन ऑफिसर। ठीक है, आप एक ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको फोकस करना है, इसी पर सोचना है। तो आप इसको देखिए कि मुझे आगे इसलिए बनना है कि समाज में बेहतरी मैं ला सकूं। ठीक है, तो हर सेक्शन को आपको देखना पड़ेगा, सबको एक समान कानून बनाने पड़ेंगे, सबके लिए एक समान रूल करना पड़ेगा, सबके लिए एक समान पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी देखिए गवर्नेंस का ही टॉपिक रहा है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा टॉपिक गवर्नेंस का इसमें आ गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे ये भी गवर्नेंस का ही टॉपिक है, सोशल जस्टिस का नहीं है, गवर्नेंस का है। तो आपको देखना ट्रांसपेरेंसी यानी शासन, पारदर्शिता किसे कहते हैं, यानी अगर आप फंक्शन कर रहे हैं कोई, तो अगर आपको मैंने 10 रुपया दिया, 10 रुपये का सामान लेके आइए, उसमें कोई चोरी ना करिए। ठीक, उसी तरह जो अधिकारी बनते हैं तो अधिकारियों के फंक्शंस में, उनके वर्क में, उनके रोल में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होगी यानी अगर सेंटर से 100 रुपया आ रहा है तो वो उस डाउन टोडन व्यक्ति के पास, उस वीकर सेक्शन के पास जिसको दिया जा रहा है, उसको वहाँ तक 100 रुपये पहुँचने चाहिए। ठीक है, तो ये होगा ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा कि जो रोल आपको दिया गया है उसको आप सही से जिम्मेदारी से निभाइए। पूरी दुनिया, पूरा देश स्वर्ग हो जाएगा जिस दिन हर इंसान को दिया गया रोल जो है ना, वो अपने ईमानदारी से निभाने लगे। ठीक है, तो अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। ये टॉपिक देखिए कहाँ से मिला, ये टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ, एथिक्स में भी मिलेगा, 4th पेपर में मिलेगा कि वाई एन IAS ऑफिसर शुड बी अकाउंटेबल, वाई एन IAS ऑफिसर शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक, ट्रांसपेरेंट क्यों ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो एथिक्स में भी ये टॉपिक आपका आएगा।
नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब अगर जो भी गवर्निंग सिस्टम है, जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारी चीज़ घर बैठे बैठे आप कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर्म का मतलब क्या, गवर्नेंस का, आपने FIR करना है, तुरंत आप गए नेट पे और तुरंत आपने FIR कर दिया ऑनलाइन। तो इसको यानी हर चीज़ जो है गवर्नेंस का वो सब कुछ इंटरनेट पे आ गया है। उसका एप्लीकेशंस हो गया, मॉडल्स हो गए, सक्सेसेस हो गया, लिमिटेशंस हो गई, पोटेंशियल्स हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मेजर्स। ये सारे टॉपिक आपके कहाँ से आ गए हैं, ये पेपर सेकंड में ही आ रहे हैं, गवर्नेंस टॉपिक में आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा इधर का मिसमैच हो गया है तो आपको याद रखना कि ये वाला टॉपिक भी आपका गवर्नेंस में ही है। रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो सिविल सर्विसेज होती है, उसका जो रोल है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या है। ठीक है, ये भी टॉपिक आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्यों ये सब सिलेबस दिया गया है और ये सब सिलेबस पढ़ना एक IAS ऑफिसर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इस पे आप गहन मंथन करिएगा, सोचिएगा और समझने की कोशिश करिए क्यों आखिर हमारे सिलेबस में सबसे दी गई हैं। और जो भी सोर्स मिल सके, बुक मिल जाए अच्छी रिसोर्स की, उससे न्यूज़पेपर मिल जाए या मैगजीन्स वगैरह मिल जाए, तो आप उसमें ढूंढिए कि मेरे सब्जेक्ट में, मेरे सिलेबस में वो टॉपिक कहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, लास्ट हमारा होगा इंटरनेशनल रिलेशन, IR। मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट पेपर जो ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी मैपिंग वाले से भी रिलेट करता है। तो ज्योग्राफी मैपिंग प्लस IR, ये दोनों साथ में लेके पढ़ना होता है। साथ में जब पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब इंडिया और इसके नेबरिंग रिलेशंस, यानी इंडिया और उसके जो आसपास के देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, जो सटे हुए देश हैं, प्लस अदर कंट्रीज़ हैं, उनको भी आपको इनके रिलेशंस हैं ये देखने हैं। ओके, अभी इस क्लास में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि सिलेबस आपका क्या है। अगली क्लास में मैं बताऊँगा कि ये सिलेबस किस किताब से, किस नोट से, किस मैगजीन से और किस रिसोर्स से पूरा करेंगे आप, है ना, पढ़ेंगे। बायलैटरल्स मतलब द्विपक्षीय समझौता या कोई एग्रीमेंट हुआ है। रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ग्लोबल ग्रुपिंग का मतलब इससे संगठन हो गया। ठीक है, जैसे ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया या UNSC हो गया। ठीक है, ये सब जो संगठन हैं उनको आपको देखना है। एग्रीमेंट से इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, जिस संगठन में इंडिया शामिल है वो और उसका जो इफेक्ट हो रहा है इंडिया पर, उसको भी समझना है, उसको भी देखना है। ठीक है, ये IR होता है सेकेंड पेपर में। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड डायस्पोरा, यानी जो पॉलिसी है या जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, उसका प्रभाव इंडिया के हित पर, इंडिया के हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या इंडिया के डायस्पोरा जो है उन पे क्या प्रभाव। डायस्पोरा वो होते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं या इंडिया के व्यक्ति है, दूसरे देशों में जाकर के रह रहे हैं या वहाँ पे जाके बस चुके हैं या वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए हैं, तो उनको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। जैसा अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, या ऑस्ट्रेलिया में अपने जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे उनको उन्होंने लेक्चर दिया था, उनको उन्होंने मोटिवेट किया था। ठीक है, तो डायस्पोरा। और हाल 2-3 साल पहले आपने देखा होगा हाउडी मोदी में USA में गए थे, वहाँ भी इंडियन डायस्पोरा को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जैसे UNSC हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी नाटो एक संगठन था, नाटो हालांकि इंडिया उसमें तो है नहीं, तो नाटो भी क्या इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, UNSC है, यूनाइटेड नेशन का UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी उनका महत्व इंडिया के लिए क्या है उसको भी आपको समझना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक देखना है। ओके, ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया है पेपर सेकंड ख़त्म। अब हम आ जाते हैं अपने पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड भी वही है, 250 नंबर का है, 3 घंटे का टाइम है, 20 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। अब पेपर थर्ड थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि इसमें 4 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, ठीक है, और इन्वायरमेंट है
प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट आपका फिर ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि अभी आपने पहला देखा था अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी डिजास्टर ही है, नेचुरल डिजास्टर हैं। इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है या कैसे आप प्लान बताएंगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई साइंस टेक्नोलॉजी, यानी आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ से आ जाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा टॉपिक टफ होता है, और इकोनॉमिक माना जाता है, इकोनॉमिक थोड़ा टफ होता है उनके लिए। इकोनॉमिक और साइंस टेक्नोलॉजी दोनों थोड़ा टफ होते हैं, और दोनों को इन्होंने डाल दिया है पेपर 3 में जीएस के, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में 3rd पेपर में देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक में इंडियन इकोनॉमी एंड इसके इशूज़ रिलेटिंग टू द प्लानिंग कमीशन आपने पढ़ा है, प्लानिंग जो हुई थी, नियोजन्स, ठीक है। और इसके बाद मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें टॉपिक आपको देखना। ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टीज़, ये सारे टॉपिक कहाँ से हैं, सब आपके इकोनॉमिक के होते हैं, राइट। तो ये सारी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, क्योंकि जब आपका मैं क्लास लूँगा तो ये क्लासेज आपके दोनों को लेके चला जाएगा, प्री मेंस दोनों को लेके चला जाएगा। स्पेशली फोकस मेरा प्री को नहीं रहता है, स्पेशली फोकस हमारा मेंस को लेके रहता है। तो अगर मेंस आपका एक बार कवर हो गया, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो आपका प्रीलिम भी क्वालिफाई हो जाता है। तो कभी भी आप तैयारी करिएगा तो प्रीलिम को लेकर के नहीं, बल्कि मेंस को लेके चलिएगा, ओके। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट, इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ आपने सुना होगा उसका, प्लस उससे उत्पन्न होने वाले जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजटिंग, बजट सिस्टम आपने देखा, बजट जो पेश होता है उससे रिलेटेड, यानी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इस पे फोकस करना। हर साल का जो बजट पेश होता है और हर साल का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वहाँ से मेंस के क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स, इंडिया में कौन कौन मेजर क्रॉप्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या इंडिया का रहा है, ठीक है। हर पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में, इंडिया के साउथ में कैसा पैटर्न है, नॉर्थ में कैसा पैटर्न है, हिली एरिया में कैसा पैटर्न है, ठीक है, और डेजर्ट एरिया में कैसा पैटर्न है क्रॉप का, वो उसको भी पढ़ना है, उसको भी समझना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का जो सिस्टम है अलग अलग, उसको भी पढ़ना है। सिस्टम है, स्टोरेज है, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ सिंचाई जो होती है नहरों से होती है, नदियों के द्वारा नहर होती है उससे होती है, ट्यूबवेल से होती है, कुछ कुएँ से भी थोड़ी कुछ एरिया में होती है, ठीक है। मैक्सिमम तो ट्यूबवेल से हो गई इस समय। तो आप देखेंगे हर सेक्शन, हर एरिए में, इंडिया के अलग अलग एरिए में किस तरीके से इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ देंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, क्रॉप्स का, वो देखेंगे। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो यानी इसको हम APMC भी बोलते हैं, इसी थ्रू आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उसको मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। अब कुछ कॉन्स्टेंट्स जैसे टेक्नोलॉजी, यानी एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी ला दी गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, कहाँ पे, एग्रीकल्चर वाला सेक्शन आपका ये हो गया पूरा, ठीक है, पेपर 3 में, राइट, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि संबंधित मुद्दे हैं, जैसे सब्सिडी कह सकते हैं, न्यूनतम MSP जिसको आप बोलते हैं। अभी MSP पे कुछ साल पहले मुद्दा उठा था, किसानों का आंदोलन भी हुआ था MSP को लेकर के, ठीक है। फिर उसका PDS सिस्टम है, PDS सिस्टम का महत्व क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है, कार्य क्या है, इसकी सीमाएँ कितनी होती हैं, रिवैम्पिंग है, इशूज ऑफ बफर स्टॉक किसे कहते हैं ये भी समझना है। फूड सिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा इसको बोलते हैं। टेक्नोलॉजी मिशंस, प्रौद्योगिकी मिशन इसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, पशुपालन का अर्थशास्त्र, यानी पशुपालन भी देखिए, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पशु पालने के लिए आपको लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि आप 0% से लोन लेके पशुपालन शुरू कर सकते हैं। पशुपालन में ही नहीं बल्कि बी रियरिंग भी कर सकते हैं, कुक्कुट पालन कर सकते हैं। इसका मतलब सरकार हेल्प कर रही है सो दैट कि इंडिया का जो इकोनॉमी है स्ट्रेंथन हो सके, राइट। तो ये सारे इशूज हो गए, क्लियर है। फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया,
फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका मतलब जहाँ पे फूड प्रोसेस होता है, इसके बाद उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब फूड प्रोसेसिंग चलता है, उसको समझना है। इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को जानना है। लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है इनकी, ठीक है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी देखना है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ना कि जब तक एक अगली, जैसे देख लीजिए अभी हाल में क्या हुआ कि टमाटर के रेट अचानक बढ़ गए, तो हो सकता है टमाटर का रेट इसलिए बढ़ा हो कि जो सप्लाई चेन है वो बैरियर हो गई है, रुक गई हो, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर किसी इस एरिया में अगर यहाँ से यहाँ तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, तो इस एरिया में क्या होगा, उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी और इसका दाम यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि बैरियर क्या होगा, सप्लाई चेन, सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ हो गया हो, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया हो, ठीक है, कई वजह हो सकती है। तो सप्लाई चेन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में जो भूमि सुधार कानून लाया गया था उसको देखना है, उसको भी पढ़ना है, लैंड रिफॉर्म्स। फिर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक पे हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि 1991 में जो एलपीजी आया था उसका प्रभाव, यानी लिबरलाइजेशन का प्रभाव हमारे इंडिया की इकोनॉमिक पे कितना पड़ा है, ठीक है। और किस तरह से चेंजेस हमारे इंडस्ट्री पॉलिसीज हुई हैं वो भी देखना है। इसका प्रभाव हमारे इंडस्ट्री ग्रोथ पे कितना पड़ा है, जो औद्योगिक क्रांतियाँ हुई हैं उसका प्रभाव हमारे, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको कंपेयर करना है, केवल इंडिया पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल का जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसका प्रभाव हमारे इकोनॉमिक पे कहाँ कहाँ पड़ा है, और उदारीकरण जो हमारे इंडिया में हुआ है उसका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पे कितना पड़ा है, ठीक है, ये भी समझना है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है एनर्जी हो गया, पोर्ट का डेवलपमेंट करना हो गया, रोड्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, एनर्जी सेक्टर्स, एनर्जी एरिया डेवलप किया जा रहा है, चाहे एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, चाहे कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें, तो हम अधिकतर डिपेंड किस पे होने जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोर्ट हम देख रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट पे हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, सो दैट हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेंटेन रहे। रोड कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में रोड को हम मजबूत कर रहे हैं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत हो सके, ताकि आपका जो सप्लाई चेन है ना ये बैरियर ना हो, राइट। ओके, एयरपोर्ट आप देख रहे हैं कि पूरे देश का आम नागरिक हो गया, तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट को मजबूत इसलिए किया जा रहा है कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए या हम चाहें तो एक जगह से दूसरे जगह के लिए आसानी से जा आ सकें। इससे क्या होगा, इससे हमारा वर्क जो है वो तेज़ होगा और हम इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे देख लीजिए, वंदे भारत हो गया, बुलेट ट्रेन की बात चल ही रही है, शुरू ही हो गया उस पर काम। तो ये सब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये मजबूत करा जा रहा है। ये सब जब मजबूत होगा तो हमारा इकोनॉमिक मजबूत होगी और हम जल्द ही फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल का ये मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जैसे FDI, ठीक है, FDI, PFI, ठीक है, FII, इस तरह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं इंडिया में। तो डेवलपमेंट के लिए हो गया कि केवल कुछ निफ्टी या सेंसेक्स वाले सेक्टर में हो गया, या कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में हो गया। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसका भी इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमिक में पड़ता है, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है, यानी जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, जब पढ़ाया जाएगा तो ये सब टॉपिक आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया शुरू में साइंस टेक्नोलॉजी अब ऐसा हो गया है कि ये आपका साइंस नहीं रह गया बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हुए हैं, इसमें नए नए डेवलपमेंट साइंस में, प्रौद्योगिकी में, उसको पढ़ना है और उनके एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड इफ़ेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस में जानना चाह रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, PSLV, GSLV से हम कौन कौन सी मिसाइल छोड़ रहे हैं या कौन सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल ही आपने सुना होगा कि 13 जुलाई को लॉन्च होने वाला है मंगलयान 3rd मिशन, है ना। तो अब आपको देखना है कि ये सब जो यान छोड़े जा रहे हैं, ये सब जब तक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक सब चीज़ें नहीं हो पाती। अब अमेरिका जैसे देश
हमसे इंडिया से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवा रहे हैं, अपने सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचवा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है साइंस में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको देखनी है। अब अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियंस जो है चाहे इंडिया में हैं या विदेशों में हैं, जो इंडियंस हैं, हमारा जो अचीवमेंट, हमारे जो विज्ञान के क्षेत्र में हमारी जो उपलब्धियां हैं वो कितनी हैं, हमने कितना अचीव कर लिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। और हमने अब देखा हमने कि हम जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं वो अधिकतर क्या हो रही हैं, इंडिजिनस हो रही हैं। इसका मतलब घर में ही बन रही है, अपने यहाँ बन रही है, स्वदेशी हो रही। मिसाइल्स देख लीजिए, स्वदेशी बना रहे हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम मंगाते दूसरे देश हैं, लेकिन आपने देखा S-400 जो अभी रसिया से हमने सीख लिया, अब यहीं पर अपने यहाँ बना रहे हैं, इंडिजिनस हो गई हैं सब। ब्रह्मोस हमने बना करके अपने यहाँ बेचा फिलीपींस को। तो ये सबसे क्या है, हम डिपेंडेंसी जो दूसरे पर होती हुआ करती थी वो आज हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT सेक्टर, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्र में हम क्या हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है हमारे अंदर, और हम सेल्फ डिपेंड भी हो रहे हैं कि हम कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं कोशिश करें कि हम यहीं पे मैन्युफैक्चर करें, और या तो हो सके तो पार्ट्स हम ला करके असेंबल यहीं पे करें। यानी अब हम जैसे हर सामान चाइना से, जापान से, अलग अलग कंट्री से मंगाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल हो। हमारे यहाँ जब इंडिया में अवेलेबल होगी तो हम दूसरे जो कंट्री के लोग होंगे हमारे यहाँ खरीदेंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारा मार्केट बढ़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमिक मजबूत होगी और यही चीज़ें हमारे देश को भी मजबूत करेगी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। फिर एंड इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी IPR, ऐसे मुद्दे जो IPR से संबंधित हैं, यानी अगर आपने कोई अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसी चीज़ का आविष्कार किया तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है, इसको बोलते हैं IPR, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका ऑपरेशन करवा लेंगे तो वो चीज़ें पेटेंट हो जाती हैं आपके नाम से, यानी उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करता है तो आपके पास कॉपीराइट का क्लेम करने का अधिकार हो जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है। ओके, साइंस के क्षेत्र में हो गया या आपके लिटरेचर के क्षेत्र में हो गया, किसी क्षेत्र में हो सकता है IPR। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट पे कन्वर्ज या कंजर्वेशन जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, संरक्षण, जैसे लेक को संरक्षण करना, रिवर्स को संरक्षित करना, या रामसार साइट से संरक्षित करना उनको, या हो सकता है कि कोई हेरिटेज साइट्स हैं उनको संरक्षित करना, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस में आप देख लेंगे इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो जो पॉल्यूशंस है उनको भी ध्यान रखना है। यहाँ से ऐसे के भी टॉपिक बनाए जा सकते हैं आपके। एंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जैसे कि कोई क्षेत्र फर्टाइल था, उपजाऊ था, वो डिफर्टाइल हो गया, ठीक है, या उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो गई। तो इसका मतलब कि जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं ना, वो पानी की कमी की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी आपको देखना है कि कहीं हमारी जो सॉइल है वो ख़राब तो नहीं हो रही है, और अगर ख़राब हो रही है तो उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पे पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे खाद्य श्रृंखला जो है या खाद्य जो सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको कैसे मेंटेन करें। इसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर्यावरण पर जो प्रभाव है उसका मूल्यांकन हम इस तरह से करें कि इसका प्रभाव, जैसे हम कोई सीड या कोई फसल बो रहे हैं, उसमें हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और वो फर्टिलाइज़र उस फसल के लिए भी प्लस हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक है, तो हम कोशिश करें कि उस फसल के लिए जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसको ना डालें, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको देखना है कि प्रभाव कहीं गलत तो नहीं पहुंच रहा है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक आपका है डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये वही टॉपिक है, सुनामी उनामी वगैरह है जो मैंने आपको पिछला बताया, वही सब कुछ यहाँ पे भी है, राइट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हालांकि हम लोग हर टॉपिक को एक एक करके फिर समझाया जाएगा। बस आपको इतना इस क्लास से इतना ही याद रखना है कि सब चीज़ों को, हर टॉपिक को अच्छे से समझ में रखना है, अच्छे से याद कर लेना है, बाय हार्ट याद कर लेना है कि इसको जब रिलेट करें ना तो आपके वो चीज़ें समझ में आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि
इंडिया का दूसरे देशों के जो रिलेशंस है, ये हमने पढ़ा IR में। अब इंडिया के अंदर का जो सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसको हम कितना मजबूत रखें कि कोई दूसरा देश हम पे अटैक करे तो हम बच सकें या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इसको बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, ये जो फोर्सेज है ना, ये सब आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ही आते हैं, तो वो भी हमको पढ़ना होगा। ठीक है, इन सब फोर्स के बारे में हमको जानना होगा। अब पहला टॉपिक इसमें लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि उग्रवाद। हम अक्सर ये देखते हैं कि इंडिया में उग्रता, एक्सट्रीम होने की या एक्सट्रीमिज्म बहुत तेज़ फैल रहा है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है ये, जैसे कि हम कोई चीज़ सरकार से, देश से अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शासन हो इस देश में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे सेपरेटिस्ट भी होते हैं, ऐसे ही अलगाववादी इसको हम बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट भी वही होते हैं, उग्रवाद, यानी कि जैसे हम आतंकवाद है, उग्रवाद है, सेपरेटिस्ट हैं, तो ये लोग एक ही तरह से होते हैं। इनका कुछ अपना अपना डिमांड होता है, अपनी मांगें पूरी होती है, अगर पूरी नहीं करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आतंक फैलाते हैं, है ना, इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो उसी तरह से उग्रवाद का विकास, इससे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर मान लीजिए इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लगने का एक कारण ये भी होता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, यानी आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तब भी इमरजेंसी लग जाती है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि उग्रवाद हो गया, घर के ही अंदर क्या हो गया, कोई राइट हो गया या कोई आंदोलन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगी। थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। यानी बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेता हैं, यानी जो एक्टर्स हैं, उनका रोल हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है और उससे पैदा होने वाली जो चैलेंजेस या चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये भी हमको देखना है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट के बाहर जो हमसे हमारा सपोर्ट करते हैं, उनका वो हमारा सपोर्ट या उनसे होने वाले हमारे नुकसान, वो भी दोनों चीज़ हमको देखनी है कि हमारा नुकसान, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी तो कहीं ना हैम्पर हो रही है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि चाइना, पाकिस्तान या अदर कंट्रीज से जो पड़ोसी देश है, अक्सर चाइना पाकिस्तान से होता रहता है, तो वहाँ पे कभी कभी इशू इंटरनल सिक्योरिटी का भी आ जाता है। आपने देखा जब से धारा हट गई 370, तब से तो अब जम्मू कश्मीर में कोई ढेला फेंकना या जिसको आप बोलते हैं पत्थर मारना, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं ना। तो आपको देखना है कि ये सब चीज़ें अदर स्टेट्स, बाहरी स्टेट्स की वजह से होता है, तो उनका भी देखना है रोल क्या है, क्या हमारे लिए वो नुकसानदायक है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, वो भी देखना है। या कुछ इशू ऐसे होते हैं हमारे यहाँ संगठन को, जैसे PFI संगठन था, आपने देखा था हाल ही कुछ महीने पहले ही PFI था, तो PFI संगठन जो था वो भी क्या था, इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा था, तो उनके फंडामेंटल राइट छीन ले गए, उनके संगठन जो उनको बर्बाद कर दिया गया, बंद कर दिया गया जेल में। तो ऐसा भी होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप तोड़ रहे हैं, तो आप कोई संगठन है या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपको सज़ा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। फिर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसको भी देखना है। कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी प्रिवेंशंस। इसका मतलब कि जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी है उसको, जैसे अब कम्युनिकेशन में, जैसे आपने देखा था कि कोई साइबर अटैक हो गया हमारे यहाँ, और हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी या कुछ डेटाज थे सरकार के, वो हैक कर लिए गए और उसके लिए बाद में फिरौती मांगी जाती है। तो इस तरह से कुछ देखने हैं आपको कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उसको भी टैकल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना। मनी लॉन्ड्रिंग केस आपने समझा, ये जानते ही हैं, ये सब चीज़ें हर टॉपिक में कवर करके बताऊँगा इस चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा है सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस। यही वो चीज़ है जो ऊपर का, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। जैसे क्राइम को रोकना है, टेररिज्म को रोकना है, जो भी आप वेरियस एक्शन ले सकते हैं मैनेजमेंट के लिए कि ताकि आपका चैलेंज, जो सिक्योरिटी चैलेंज है, उसको रोक सकें, ठीक है, या ख़त्म कर सकें, वो सारे सिस्टम हमको बनाने हैं। नेक्स्ट, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स।
यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो मैंने आपको बताया, BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, ये हमारे क्या है सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके बारे में भी समझना है, इनका रोल भी जानना है और इनका रोल जानना है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने में इनका क्या क्या रोल, क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आपकी पेपर 3 की, और ये आपका पेपर 3 का क्या था, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर पे। हमारा 4th पेपर जो था, लास्ट पेपर, ये होता है इथिक्स का। इसमें 3 मेजर टॉपिक होते हैं, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये 3 मेजर टॉपिक हैं। तो आपको समझना है कि इसमें आपको याद रखना है कि क्या क्या पढ़ना हमको है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि पेपर ही है ये, पेपर 4th जो है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्योंकि अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं आप। और ये जो टॉपिक होता है या ये जो पेपर है ना 4th पेपर, ये UPSC क्रैक हो या ना हो, लेकिन आपको एक रियल पर्सन, एक सोबर पर्सन बना देगा लाइफ में। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को तो बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके पढ़ने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैं आपको बस इतना बता दूँ। मेन टॉपिक क्या क्या है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी मानव नैतिकता और मानव इंटरफेस, मानव में नैतिकता का सार, नैतिकता क्या होती है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मोरल्स, वैल्यूज क्या होती हैं, मोरल्स किसे कहते हैं, इथिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक को हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। और ये हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है और नंबर भी गेन करवाता है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके रखना है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे इसको जहाँ से आप पढ़ते हैं, जैसे जो इथिक्स की बुक होती है मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक पढ़ के आप वहाँ से कवर करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से ज़्यादा आपको सोचना है इस पेपर में। ठीक है, ज़्यादा लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखना है, समझना है। जैसे इसमें एक टॉपिक होता है, अभी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, एक होता है आप पढ़ेंगे तो एक सिंपैथी होता है। ठीक है, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, जैसे हम कोई व्यक्ति दर्द में है तो हमने उसको भी उसके दर्द में शामिल हो गए कि यार हाँ सही में उसको दर्द हो रहा है, उसको दुख है, बस हमने एक सांत्वना व्यक्त कर दी। ठीक है, कोई किसी की डेथ हो गई तो हमने RIP लिख करके भेज दिया, लेकिन हम उसके घर पे नहीं गए, उसको सच में हेल्प जो चाहिए थी वो हमने नहीं किया, तो वो हो गई सिंपैथी। ठीक है, जनरली एम्पैथी वो होता है जब किसी को चोट लगती है, उस चोट को हम खुद फील करें, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी, राइट। तो ये चीज़ें क्या हैं कि जब तक हम इथिक्स में जो टॉपिक आपके लाइफ में हो रही हैं उसको आप फील करिए, सोचिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए, डीप तक जाइए, तो वो होता है इथिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको आगे क्लासेस में बताए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। ओके, एटीट्यूड में है दृष्टिकोण या नज़रिया, इसको आप बोलते हैं, मनोवृत्ति भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी संरचना, सामग्री, क्या क्या चीज़ें हैं इस पर आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि वैल्यूज होना, इम्पार्शलिटी होना, इंटीग्रिटी होना या नॉन पार्टिशनशिप होना, ऑब्जेक्टिविटी उनके अंदर रखना होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। ठीक है, कंपैशन होना चाहिए सब लोगों के लिए, जो वीकर सेक्शन स्पेशली उनके लिए। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोशंस हैं, आप इमोशनल हैं फिर भी आपके अंदर इंटेलिजेंस दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मोरल थिंकर्स का हमारे लाइफ में क्या क्या रोल होगा, इनको भी पढ़ना। फिलोसफर्स हैं, इंडिया के प्लस वर्ल्ड के थिंकर्स हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे थिंकर्स फिलोसफर्स हैं, सुकरात हो गए, ठीक है, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए। तो ये सब लोगों को हमको पढ़ना है कि उनके थॉट्स क्या, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनको समझना, उनको जानना है। पेपर 4th में आता है। नेक्स्ट हमारा होता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये केस स्टडी बेस्ड होता है। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सिविल सर्विसेज के लिए वैल्यूज़ या एथिक्स का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो। ठीक है, ये उनका कहाँ कहाँ रोल है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इथिकल की इतना होना चाहिए उन्हें, करप्शन फैला रहे हैं क्यों फैला रहे हैं, भाई एथिक्स का सही से ज्ञान नहीं है ना। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जस्ट जोकिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। प्रॉबिटी का मतलब जो ईमानदारी होती है शासन में, हर एक पब्लिक सर्वेंट होता है उसके अंदर होनी चाहिए।
ठीक है, उसको देखना है। गवर्नेंस में किस तरह से, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप देख लेंगे, कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे, एथिक्स का अपना खुद का कोड होता है, कोड ऑफ कंडक्ट देखेंगे, व्यवहार करने का जो तरीका है उसको देखना है, सिटीजन चार्टर्स देखना है, वर्क कल्चर है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ये सब बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है केस स्टडीज़। अब देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चंस आपके मेयरली यानी सबसे अधिक से क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके केस स्टडी पे बेस्ड होते हैं, यानी केस दे दिया जाएगा कोई और उसको आपको क्वेश्चन नीचे दिएगा कि इस केस को क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करिए, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें रहने वाली पेपर 4 में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। डिटेल पढ़ाया जाएगा तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। अब ये हो गया पेपर 4 की बात ख़त्म, यानी हमने पेपर 1, 2, 3 और 4 तीनों हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे और लास्ट पे हमारा जो होता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में हमने बताया कि पेपर 6 और 7 दोनों पेपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शनल पेपर होते हैं। मैंने बताया कि 500 नंबर का होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। इसके लिए भी आपको 250 नंबर के होते हैं, यानी 500 नंबर के ये होते हैं दोनों पेपर डिवाइडेड। 3 घंटे इसके लिए, 3 घंटे इसके लिए मिलते हैं। अब आपको इन सब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, 2 पेपर में डिवाइड होगा। जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया तो आपका यहाँ मेंस में भी काम दे रहा है, ज्योग्राफी ले लिया मेंस में भी था आपका, इकोनॉमिक ले लिया मेंस में था, सोशियोलॉजी आपका मेंस में कहीं नहीं दिख रहा था, पब भी आपका मेंस में था, फिलॉसफी कहीं नहीं था। तो इसका मतलब इन सब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले लेंगे, 2 पेपर में डिवाइड हो जाते हैं और ये सबसे अच्छे नंबर आपको दिलाते हैं, ठीक है, ओके। समझ में आ गया, कोई भी चीज़ आप इसमें से कोई ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारी सिलेबस की। मैंने सिलेबस को कोशिश किया पूरा डिकोड करने का, मैंने एक ही चीज़ बताई, सब कुछ बताया मैंने। अब जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम समझेंगे कि किताबें कौन कौन से पढ़नी हमको है, क्या क्या रिसोर्स लेना है, उसके थ्रू इन सब टॉपिक को आपको कवर करने हैं, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही है। कल क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगला सिलेबस लेकर के, यानी कि जो रिसोर्सेज बुक्स हैं उन पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।